हाय, दिस इज देव। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को निकाली जाती है। इस वीडियो में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और उम्मीद ये करते हैं कि इन सवालों में से आपको जो एग्जाम में है वो मिल जाएंगे। हालांकि इसके लिए आप किसी भी क्लास 12th की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे इस तरह के सवाल दिए गए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मैं एक बेस्ट रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप एक जो क्लास 12th की बुक आती है केमिस्ट्री के लिए, रासायनिक गणना, उसको आप अगर एक बार अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो आप एक बार उसकी तैयारी कर लेते हैं तो एकदम से पूरी केमिस्ट्री की आपकी तैयारी हो जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ पे आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए हम लोग सवाल करते हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, KMnO4। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय याद ये रखना होता है कि किसी भी अणु की जो कुल ऑक्सीकरण संख्या उस पर होती है वो शून्य होती है। मतलब कि अगर कोई अणु दिया गया है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, कुल आवेशों की संख्या उस पर शून्य होती है। अगर कोई आयन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं CO3, ये हमको पता है कार्बोनेट आयन होता है, और इस पर कुल आवेश होता है -2। तो इसका मतलब ये जी C और O3, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग मिलाकर -2 होगा। तो अणु की अवस्था में कुल जो अणु की अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या होती है, आवेश होता है, वो शून्य होता है। और आयन की अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उन सब तत्वों, उस यौगिक, उस आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का कुल योग होती है। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा याद रखने वाली बात ये है कि कभी कभी जो अणु की अवस्था में हमेशा ही जो तत्व पर कुल आवेश होगा शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन, मतलब कि H2, तो H2 पर जो H2 में जो H की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन पर कुल आवेश है वो जीरो होने वाला है। ऐसे ठीक एग्जाम्पल O2 का, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगी। P4, फास्फोरस का अणु एक्चुअल में P4 अवस्था में मिलता है। पी कोई तत्व मतलब अणु अवस्था में नहीं होता। जो फास्फोरस का अणु बनता है वो P4 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या फिर से जीरो। ठीक ऐसा ही एक और याद रखने वाला है सल्फर। तो सल्फर का जो अणु फॉर्म होता है वो होता है S8, मतलब कि 8 सल्फर के परमाणु मिलकर एक सल्फर का अणु बनाते हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वेरी करती है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण मतलब कि O-2, अगर कोई भी ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक है। सुपर ऑक्साइड आता है, पर ऑक्साइड आता है। तो पर ऑक्साइड जब भी आता है तो पर ऑक्साइड में दो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो कुल आवेश होता है -2। इसका मतलब जब भी अगर हमको पर ऑक्साइड मिलेगा तो पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1। ऐसे ही एक सुपर ऑक्साइड और होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, O2-1, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/5, मतलब कि 1/2, क्योंकि दो ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीकरण संख्या -1, तो एक की कितनी हो जाएगी, माइनस की आधी। ये कुछ याद रखने वाली बातें। क्या, ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है। इतनी बातें याद कर ली, तो अब आगे चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पर हमसे कह रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। देखो, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कभी भी नहीं बदलती, हमेशा +1 रहती है। ऑक्सीजन की वेरी करती रहती है, लेकिन यहाँ पर वेरी नहीं करेगी, यहाँ पर क्योंकि सीधा सीधा जुड़ा है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, K की +1। इस प्रकार इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होना चाहिए। मतलब कि एक पोटेशियम की +1 हो गई, प्लस एक Mn जुड़ा है तो हमको नहीं पता है, और Mn की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। और उसके साथ प्लस में 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये +1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर हमारे पास आ गया +7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +7। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। हमको क्या करना था, सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं रखनी है, और वहां से जिसकी निकालनी है उसका मान x मान लेते हैं, और वहां से समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा मैथ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। तो यहाँ पर कह रहा है कि Cr2O7, Cr2O7, ये क्या करना है, यहाँ पर हमको फिर से ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है Cr की। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई आवेश, अगर यहाँ पर आवेश जीरो, कंडीशन ये है कि मान लिया ये एक अणु है,
याद रखना, हमने ऐसा माना कि ये एक अणु है, तो अणु के फॉर्म में इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली Cr2O7 पर क्रोमेट होता है, और पर क्रोमेट पर जो आवेश होता है वो -2 होता है, इसमें से मिसिंग है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, Cr मतलब कि 2 क्रोमियम है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं, कि मान लेते हैं 2 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 2x है, और ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो एक ऑक्सीजन की -2 और 7 की कितनी हो जाएगी, -2 का गुणा कर देंगे, मतलब कि -14 होगी, और ये कुल बराबर कितने की होनी चाहिए, -2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा 2x -14 बराबर -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 14 को दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो मतलब कि 2x बराबर 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, और x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, +6 होगी क्रोमियम की। ऐसे ही प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड, ये क्या प्लेटिनम, और ये क्लोरीन हेक्सा, मतलब कि प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड। अगर ये भी एक अणु है, अणु मान ले रहे हैं, ठीक है, आयन नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं अणु, वैसे ये एक्चुअल में आयन होता है, तो अणु के फॉर्म में क्या होगा, इस पर कुल आवेश 0 होना चाहिए, तो 0 मानने के लिए प्लेटिनम की निकालनी है तो वो x मान ली। क्लोरीन की हमको पता है -1 होती है, तो इसका मतलब प्लेटिनम की कितनी हुई x, और कितने क्लोरीन लगे 6, तो एक की अगर -1 हुई तो 6 की कितनी हो जाएगी, -6 बराबर 0, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, +6। तो यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही HPO3, अगेन ये फिर से आयन है, यहाँ पे सबके आवेश मिसिंग है, ठीक है, तो हम HPO3 पर आवेश, एक्चुअली HPO3, ठीक है, ये एक अणु है, तो इस पर कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 मान ले रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन की हमको पता है +1, फॉस्फोरस की मान लो हमको निकालनी है, और ऑक्सीजन की फिर से -2 ही होती है ना। तो ऑक्सीजन की +1, फॉस्फोरस की हमको निकालनी है तो उसको x मान लिया, और एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी होंगी, -6, मतलब कि -6, और ये बराबर 0 है, तो देखो ये +1 है और ये -6 है, तो मतलब कि दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर +5, तो यहाँ पर फास्फोरस की कितनी आ गई, +5। अच्छा, एक चीज जो ये और याद रखने वाली होती है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अधिक से अधिक उतनी हो सकती है, जिसके अधिक से अधिक धनात्मक उतनी ही हो सकती है जितनी उसके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो फास्फोरस कहाँ मिलता है, 5th ए में, तो मतलब कि फास्फोरस के भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कभी भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, कभी भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। आगे Na2O2, एक्चुअली में ये क्या है, देखो Na2, तो और सोडियम की तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ही +1 रहने वाली है ना। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको दिख रहा है, ये है एक पर ऑक्साइड, तो सीधा सीधा पर ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीकरण संख्या पर ऑक्साइड में -1 होती है, वैसे भी होती है, और नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखो कि सोडियम की कितनी होगी, +1, है ना, तो 2 सोडियम लगे हैं, और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की हमको निकालनी है, क्योंकि सोडियम की तो नहीं बदल सकती लेकिन ऑक्सीजन की बदल सकती है, तो 2 ऑक्सीजन है और एक की कितनी होगी ऑक्सीकरण संख्या, 1 होगी, x मान ले रहे हैं, और ये बराबर किसके होनी चाहिए, 0 की, तो मतलब कि 2 प्लस 2x बराबर 0, इसका मतलब हुआ 2x बराबर -2 और x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ से पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 सीधा सीधा निकल के आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे कुछ और सवालों की तरफ। एल एक्चुअल में ये एल बना है, AlPO4, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको किसकी निकालनी पड़ेगी, फॉस्फोरस की निकालनी है, ठीक है। तो हमेशा ही फॉस्फेट में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है फास्फोरस की वो +5 होती है, हम निकाल भी लेते हैं। एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3rd ए में पाया जाता है। तो ये याद करने वाली बात होती है कि किसी भी तत्व की, किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या के समान में होती है, बशर्ते वो डी ब्लॉक का तत्व ना हो, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं बदलती रहती हैं। तो एल्यूमिनियम की +3 ही रहती है हमेशा, है ना। ऑक्सीजन की -2, और फास्फोरस की निकालनी है तो फिर से x मान लिया। तो ठीक है, एल्यूमिनियम की निकालनी है, तो एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम की हमको पता है, तो +3, उसके बाद प्लस फास्फोरस की हमको निकालनी है, x मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की -2 होती है, और ये मिलाकर होना चाहिए 0। इसका मतलब कि x -8 प्लस 3 बराबर 0, मतलब कि x बराबर +5, ठीक है। तो यहाँ से फास्फोरस की कितनी आ गई, +5। CH2,
CS2 में क्या करना है हमको, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो सिंपल है, वैसे कि पूरे के अणु पर जो ऑक्सीकरण संख्या होने वाली है, मतलब कि आवेश होने वाला है 0, तो C मान ले रहे हैं x, और उसके बाद सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। और सल्फर मिलता कौन सा है? सल्फर मिलता है 6a में। 6a का मतलब इसके बाध्यम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा कब? जब इसे अपने से ज्यादा शक्तिशाली, मतलब कोई ऐसा तत्व मिलेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो यहाँ तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है तो ये 2 छीन लेगा, है ना। तो जब 2 छीन लेगा तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। तो 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या x कितनी आ गई? +4। अतः कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4। ये हमेशा याद रखने वाली बात है क्या, कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करते समय एक चीज याद रखते हैं कि उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि किसी भी तत्व की कोशिश वो ये करता है कि अष्टक पूरा कर ले अपना। कोशिश ये रहती है, अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। तो अगर अब मान लो 6 यहाँ पर थे, इसको फ्लोरीन मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन छीन लेता है इसके, है ना। और इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है वो +6 हो जाती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन मिला कौन इसको? कार्बन। इसने यौगिक किसके साथ बनाया? कार्बन के साथ। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कम थी, मतलब कि कम, सॉरी, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम थी। इसने क्या किया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो इसकी विद्युत ऋणात्मक खुद की ऋणात्मक हो गई और कार्बन की धनात्मक। ऐसे ही N2O5, सीधा सा फंडा N2O5, यहाँ पर कुल तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या, कुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0, है ना। तो हमें मान लो किसकी निकालनी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की निकालने के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की निकालने के लिए हमने मान लिया 2 नाइट्रोजन और एक की ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस 5 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो मतलब कि ये क्या हो गया? 2x बराबर 10, मतलब कि x बराबर +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +5। अगेन फिर से रिवाइज करते हैं। क्या नाइट्रोजन हमको कहाँ मिलता है? फिफ्थ ए का मतलब इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी सी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन छीनता है, मतलब कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तत्व के साथ क्रिया कर रहा है ना। यहाँ पर जीनोन, फिर से बात करते हैं XeO F2। अच्छा, XeO F2, इसको अगर ढंग से देखेंगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जीनोन से ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, मतलब कि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है जीनोन से। तो जीनोन धनात्मक होगा और ये दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो जीनोन की निकालनी है तो इसको x मान लिया हमको, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, और उसके साथ फ्लोरीन की कितनी होती है? -1, मतलब कि 2 फ्लोरीन की -1, और ये कुल मिलाकर होना चाहिए 0, मतलब कि x माइनस 2 और 2 4 बराबर 0, मतलब कि x बराबर +4। तो यहाँ पर जीनोन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आ गई। आगे ICl3, ये ICl3 है, Cl का मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको I की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, सिंपल है, x मान ले रहे हैं। क्लोरीन की हमेशा ही कितनी होती है? -1, तो x +3 × -1 और बराबर 0 होना चाहिए, मतलब कि x बराबर +3। तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +3। उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम से समझ में आ रहा होगा। हालांकि इतना कोई टफ टॉपिक है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, याद रखनी होती हैं कुछ चीजें। ये रहा हमारे पास KiO3। यहाँ पर K मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम के हमेशा ही +1, ऑक्सीजन की -2 और I की हमको निकालनी है। तो फिर से जिसकी निकालनी है उसको x मान लिया, तो एक पोटेशियम मतलब कि +1, प्लस आयोडीन की निकालनी है तो उसको x मान लिया, प्लस 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन की होती है -2, मतलब कि बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया 3 दूनी 6, मतलब कि -6, और उसमें एक जोड़ेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर +5। तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +5। अब एक बात नोट करने की ये है कि आयोडीन आयोडीन हमको कहाँ मिलता है? 7th A, 7वें वर्ग में मिलता है, मतलब कि इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसके पास दो ऑप्शन है, क्या
कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, जब इलेक्ट्रॉन एक लेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, या फिर ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, मतलब कि कोई शक्तिशाली इससे कोई ऐसा तत्व इसको मिल गया जिसकी विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, उस तत्व को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी वजह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी। यहाँ भी ठीक यही केस हुआ, क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तभी इसकी, क्योंकि इनकी टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -6। तो ऑक्सीजन को क्या करना है, -6 चाहिए, तो एक तो पोटेशियम से मिल गई तो +1 वहां से चला गया, अभी कितनी बच रही है, -5। तो ये जो बची हुई -5 है वो कहाँ से पूरी होगी, आयोडीन से। ठीक है, आगे बात करेंगे HPO3। अगेन फिर से सिंपल सा फंडा है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन की +1 होगी क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसका मतलब इसकी पूरे टोटल ऑक्सीजन की कितनी हुई, -6, और एक यहाँ से मिल गई तो बची कितनी, +5। अब इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है, K3MnF6, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये रहा X। फिर से देखें जरा, 3 पोटेशियम की हमेशा ही +1 रहती है, तो +1, जिसकी निकालनी है उसको X मान लिया, और फ्लोरीन की कितनी होती है, -1, तो 6 फ्लोरीन है और एक की -6, और ये टोटल होना चाहिए हमारा 0 के बराबर, मतलब कि 3 + x - 6 बराबर 0, मतलब कि x बराबर आ गया +3, तो यहाँ पर कितनी आ गई, +3। ठीक है, K2CrO4, अगेन फिर से देखते हैं, तो K2 का मतलब 2 + 2 हो जाएगी, प्लस सी आर की हमको निकालनी, तो एक्स मान ली, और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और एक ऑक्सीजन की -2, मतलब कि बराबर में 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्स, और ये 4 दूनी 8 माइनस के +2, तो ये हो गए -6 बराबर 0, मतलब कि x बराबर +6। तो यहाँ पर क्रोमियम कितनी आ गई, +6। ठीक, आगे N2OH, NH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए x मान लिया। H2 का मतलब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन तत्व है, सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, NH2OH। अच्छा, अभी देखो एक मजेदार बात ये कि जो OH, जो पूरा OH होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, तो OH की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, क्योंकि OH पे आवेश होता है -1, है ना। और यहाँ पर NH2 का जो कुल आवेश होता है, NH2, ये कुल आवेश होता है +1। तो अभी हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है N की, तो N की हमने मान ली कितनी, x है, N की ऑक्सीकरण संख्या x है, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि n की जो ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए, 2+1 ऑक्सीजन की प्लस -2। हेलो, 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 ऑडिबल। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं KiO3। KiO3 आई थिंक ये शायद हो चुका है ऊपर, हाँ ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। K3MnF6, ओके, ये स्लाइड डबल है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। अच्छा, अभी ये जो कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास बच रहे हैं, इनको आपके होमवर्क में, तो ये सारे आपको होमवर्क में करने, मतलब एक बार खुद ट्राई करना है। हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ पर क्या है, H2O2, मतलब कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन है, और पर ऑक्साइड आयन में बता चुका हूँ कितना होता है। ठीक है, इसी प्रकार SO2Cl2, इसमें हमको क्या करना है, S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, याद ये रखना कि ऑक्सीजन की -2 और Cl की -1। ये ICl, तो I की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है, Cl की हमको पता है -1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एक अणु है, और अणु में बता चुका हूँ कितनी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है।
और अगेन यहाँ पर हमको नाइट्रोजन की फिर से ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ये आप अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट होता है तो मैं बता सकता हूँ आपको वहाँ पर, ठीक है। और अब फिर से अगर एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।